वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओवर क्लासेस 15। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना होगा आपको सेट्स। तो सेट आप सभी पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। तो सेट में क्या होता है, सेट को पढ़ने के बाद ही आप रिलेशन एंड फंक्शन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन सेट आप पढ़ चुके हैं। सेट्स की डेफिनेशन आपको पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेट, यानी जिनको हम अच्छे तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और जिनको हम डेफिनेशन दे सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेट होते हैं। अब आता है हमारा रिलेशन। अब रिलेशन को पढ़ने के लिए आप देखिए, रिलेशन वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, रिलेशन यानी संबंध। तो संबंध स्थापित करना। अब संबंध हम किन के बीच में बता सकते हैं। संबंध हम दो नंबर्स या दो पर्सन लेने पड़ेंगे हमें, तभी उनके बीच में हम रिलेशन बता सकते, संबंध बता सकते हैं। पर्टिकुलर एक के बीच में तो हम कोई संबंध नहीं बता सकते। जैसे आपको हम कहने लगे पिता का पुत्र से संबंध, वो भी एक रिलेशन है। तो इस तरह से कि रिलेशन बताने के लिए हमें दो ही पर्सन की हमें जरूरत होती है। तो जब हम दो पर्सनों को लिख देते हैं इस तरह से, जैसे हमने 2,3 लिख दिया, तो ये 2,3 और ये ब्रैकेट में यदि हम लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। यानी जब हम दो नंबर्स को लिखकर इस तरह से ब्रैकेट लगाकर लिख देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। यदि हम इन नंबर को इस तरह से लिख रहे हैं 2,3 और ब्रैकेट लगा के, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारा। और यदि देखिए हम 3,2 लिख सकते हैं, इसको नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। जो ये 2,3 है तो ये 3,2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में बताते हैं। देखिए यदि आप इस तरह से लिखते हो, हमारे पास कोई इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। समझिए, धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा धीरे धीरे समझकर हमारे एक एक पॉइंट चलेंगे तो वो हमारी एक एक बात क्लियर होती चली जाएगी। x² - 5x + 6 = 0 है हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2,3, 2 और 3 आ जाएगी। तो यहां पर आप इन नंबरों को x की वैल्यू को 2,3 भी बता सकते हैं या x की वैल्यू को 3,2 भी बता सकते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2,3 लिख दीजिए या 3,2 लिख दीजिए। लेकिन यदि हम ऑर्डर्ड पेयर में किसी नंबर को लिख रहे हैं 2,3, तो फिर हम उसी को 3,2 नहीं लिख सकते। ये दोनों इक्वल नहीं होता। ये हमारा क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्यों नहीं होता, देखिए आप कार्टेशियन पर दे सकते हैं, आप काटे तल पर। ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है, सभी जानते हैं। ये क्या है आपका x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अब देखिए आप 2,3 पॉइंट्स दिखाते हैं कहीं पर, तो 2 यहां हो गया, 3 इसके सीध में ले जाएंगे, y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 2,3। ये पॉइंट हमारा 2,3 हुआ। इसी तरह से 3,2 देखिए, x की वैल्यू 3 होगी यहाँ पर और y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 3,2। आप देख सकते हैं 2,3 और 3,2 दो अलग अलग पॉइंट्स है और इनके पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट वो अलग अलग है और रिप्रेजेंट भी एक आते पर अलग अलग हो रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं क्या कि 2,3 और 3,2 सेम है, नहीं हो सकते ना। तो इसलिए जब हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को, तो वो नंबर को यदि हम चेंज करते हैं तो वो इक्वल नहीं होते। यानी आप समझ में आ गया होगा, ऑर्डर्ड पेयर को जो हम लिख देते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में नंबरों का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो होता है उनका भी अपना एक पर्टिकुलर जो फिक्स है वही होगा। यदि हम कब चेंज कर देते हैं तो वो दोनों बदल जाते हैं। यानी आप इनको देख सकते हैं, अलग अलग होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। यानी जब देखते हो आप किसी भी पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, किसी भी पॉइंट्स के क्या लिखते हैं आप कोऑर्डिनेट, तो x, y लिखते हैं। यानी पहले पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट्स दोनों में डिफरेंस होता है।
पहला x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग है, तो आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो इस तरह से लिखना है हमें। और यदि हम किसी नंबर को ऐसे लिख रहे हैं तो वो हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ गए हो कि फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका। यदि हमारे नंबर्स कोई जैसे a, b हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है, तो इसको हम इक्वल नहीं लिख सकते b, a। हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते b, a के, ये यदि हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी बात, सेकंड पॉइंट क्या है इसका ऑर्डर्ड पेयर का। यदि हमने a, b, इफ a, b इज इक्वल टू है b, a के, इफ a, b इज इक्वल टू है b, a के, एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी इन्होंने कि a, b, a के इक्वल है, तब आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकंड एलिमेंट के। b किसके हो जाएगा, a के। आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि मान लो चलो a, b इक्वल टू है c, d के। ये छोड़ो, a, b, a के इक्वल हो रहा है। यहां पर इन्होंने कंडीशन दे दी आपको कि a, b इक्वल टू है c, d के। ये एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, ये दिया है। तब आप क्या कहोगे, देन इफ यदि ये इक्वल है, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, c के। पहला जो एलिमेंट हो पहले एलिमेंट के इक्वल, यानी a बराबर c के हो जाएगा, और b इक्वल टू हो जाएगा d के। ये इसकी दो कंडीशन है। ठीक है। अब इसी के ऊपर देखिए, आप एग्जांपल ले लीजिए कि इन्होंने दिया है इफ ऑर्डर्ड पेयर x माइनस 7 और y प्लस 3 इक्वल टू है 9, 10। तो जब 9, 10 के इक्वल है, तो आप सीधा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर दोगे पुट, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 9 हो गया, और y प्लस 3 इक्वल टू हो गया आपका 10, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। x इक्वल टू 9 प्लस 7 हो जाएगा इधर जाके, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16, और y प्लस 3 इक्वल टू 10 है, तो 3 आपका चला जाएगा इधर माइनस, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 7। यानी x और 7, x की और y की वैल्यू यदि आप यहाँ पुट करोगे तो ये 9 और 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आप 16 पुट करोगे, 16 माइनस 7 9 होगा, और 7 पुट करोगे 7 प्लस 3 10, तभी तो इक्वल होगा। तो इस तरह से यदि हमारे ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हुए होते हैं तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से जो हम लिखते हैं वो ऑर्डर पेयर होता है। अब रिलेशन के लिए क्या होता है, हमें कॉम्बिनेशन, दो सेटों के बीच में हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ठीक है, अभी चलते हैं अभी आगे। देखिए, अब हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। अब यहां से हम दो सेट्स में कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। एक सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1, 2 और 3, दूसरे सेट में एलिमेंट है हमारे पास 2, 4, 5। ठीक है, एक सेट है हमारे पास ए, इसमें 1, 2, 3, और एक सेट बी, उसमें 2, 4, 5। तो अब हम यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, यानी किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, ए का बी के साथ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ए के एलिमेंटों का बी के एलिमेंटों के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनाकर हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, वो हम लिख कर देखते हैं पहले। तो ए के एलिमेंट का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना, यानी आप इस तरह से लिखते हो सेट को, देखिए भाई 1, 2, 3, इस तरह से तो लिखते हैं ना आप सेट, और बी आपका सेट है 2, 4, 5। ये आपके पास दो सेट है। अब ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने, तो ए के एलिमेंटों का बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना, यानी ए के एलिमेंटों का बी के एलिमेंटों के साथ कितने रिलेशन है हमारे पास, ऐसे बता कह सकते हैं आप। तो जैसे 1 का आपने 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, तो 1, 2 हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। फिर 1 का आपने 4 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, तो 1, 4 आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया एक तरीके का, और 1 का 5 के साथ बना दिया, 1, 5 हो जाएगा। इसी तरह से 2 का 2 के साथ बना सकते हैं आप एक ऑर्डर्ड पेयर। 2 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बने, इनके साथ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ए के बी के साथ। तो एक एक एलिमेंट का सबके साथ बना दिया, अब दूसरे एलिमेंट का बना देंगे, फिर तीसरे एलिमेंट का बना देंगे हम। तो 2 का 2 के साथ, ये तो हो गया भाई 2 का 2 के साथ बनेगा पहले कॉम्बिनेशन,
फिर 2 का 4 के साथ बन जाएगा और 2 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन। इसी तरह से 3 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन बना। इस कॉम्बिनेशन को बनने के बाद जितने भी हमने ए के बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, जितने भी बन सकते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, उन सभी कॉम्बिनेशनों को यदि हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है, ए क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी मिल गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यही हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है, यानी ए का बी के साथ क्रॉस करना। देखो सेटों में भी देखो, आप पढ़ते होगे, आपने ए डॉट बी पढ़ा होगा, 2 नंबर का डॉट बी कर सकते हैं हम, ए डॉट बी 2 नंबर है हमारे पास, 2 क्रॉस 3 कर सकते हैं, 2 नंबर में हम क्रॉस भी कर सकते हैं। ऐसे ही 2 वेक्टर होते हैं हमारे पास, उनमें हम वेक्टरों में ए डॉट बी कर सकते हैं और वेक्टरों में ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कुछ, जब आप पढ़ोगे आगे चल के, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से हम सेट्स के अंदर भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी क्रॉस को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ये कहलाता है हमारा। हम इसको नॉर्मली बोल देते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, जो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं इस तरह से, इनका ए के एलिमेंट का बी के साथ कॉम्बिनेशन कर करके जो ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन कहलाता है हमारा। 2 समुच्चयों के बीच में कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये होता है कि ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गए पॉइंट्स भाई, कि ए का बी के साथ हम कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालते हैं। अब आप समझ सकते हो कि ए क्रॉस बी में ये लिखे हुए होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं इसके। ए क्रॉस बी के ये क्या है, एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें कितने हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। तो अब हमारे पास देखते हैं हम कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इक्वल टू 3 हो गया आपके पास, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल टू कितना हो गया, 3, वो भी 3 आपके पास। नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 है, बी में भी आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 3 है। और यदि हम जब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, यानी हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 9 कॉम्बिनेशन हो गए। किस तरह से, देखिए 1 का कॉम्बिनेशन आपने 2 से कराया, 1 का कॉम्बिनेशन आपने किससे कराया, 4 से, और 1 का ही कॉम्बिनेशन आपने किससे कराया, 5 से। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन गया आपके ये वाले। फिर इसी तरह से 2 का कॉम्बिनेशन आपने किससे बनाया, 2 से, 2 का 4 से भी बनाया, और 2 का आपने 5 से भी कॉम्बिनेशन बनाया। तो 3 कॉम्बिनेशन आपके ये हो गए, 2 2 2 4 2 6 5। इसी तरह से 3 का कॉम्बिनेशन आपने किससे बनाया, 2 से, 3 का ही 4 से, 3 का ही 5 से कॉम्बिनेशन बनाया। तो 3 कॉम्बिनेशन आपके ये बन गए। ठीक है, इस तरह से जो बने कॉम्बिनेशन, और उनको जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया ए क्रॉस बी, तो वो हमारे कितने कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल 9 कॉम्बिनेशन हो गए। और इस 9 कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, इसमें एलिमेंट्स आ गए हमारे 9, यानी एन ए क्रॉस बी इजिकल टू क्या हो गया, एन ए क्रॉस एन बी, यानी 3 क्रॉस 3 इजिकल टू 9। तो आप देख रहे होगे ए क्रॉस बी में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए, 9 आ गए। ठीक है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9, यानी जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने, उसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए, 9 आ गए। अब इससे आप ये कर सकते हैं कि इफ एन ए इज इक्वल टू एम एलिमेंट, यदि हमारे पास एन ए में एन एलिमेंट एम एलिमेंट है और एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन,
तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए क्रॉस एन बी यानी एम क्रॉस एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे ए क्रॉस बी में, एम क्रॉस एन एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में बदलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। ये जो ए क्रॉस बी दिया हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सबसे पहले हमें गणितज्ञ रहे हमारे मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस ने, उन्होंने हमें सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी के बारे में बताया। ठीक है, अब इसमें भी हम आगे चलते हैं तो आप देखोगे हमारे पास यदि एक कोई सेट सी है, वो हमारा क्या है, रिक्त यानी फाइव सेट है कोई सी क्या लिया हमने, फाइव ले लिया है ना, रिक्त ले लिया और नल सेट ले लिया, नल सेट लिया हमने, और डी कोई सेट है हमारे पास 3 5 6 एलिमेंट इसमें है, ये ले लीजिए 3 5 और 6, इसमें 3 एलिमेंट्स है। तो सी है हमारे पास एक, वो नल सेट है, और डी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 5 6 है। अब यदि हम सी क्रॉस डी निकालना चाहते हैं, सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके साथ यदि हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए, इनका इसके साथ कॉम्बिनेशन निकालना है और इसमें कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो ये हमारा क्या रह जाएगा, ये भी नल रह जाएगा, ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी, खाली रह जाएगा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कुछ होगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सी क्रॉस डी क्या आ जाएगा हमारा 5, सी क्रॉस डी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो इससे आपको एक पॉइंट और पता चल गया कि यहीं पे लिख देता हूं, सेकंड, ये फर्स्ट है आपका, और सेकंड ये हो गया कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 है, यदि ए क्रॉस बी जो हमारा रिलेशन आया वो 5 है, देन ए इज इक्वल टू 5 होगा और या बी इज इक्वल टू 5 होगा। इन दोनों कंडीशन में कोई सा एक हो गया तो ए 5 होना चाहिए, यानी ए हमारा होना चाहिए नल सेट, या बी नल सेट होना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि ए भी नल सेट हो और बी भी नल सेट हो, तब हमारा ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, यानी वो हमारा नल सेट हो जाएगा। ए क्रॉस बी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारा क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। क्लियर है इस पॉइंट्स के साथ भी। तो ए क्रॉस भी आप समझ ही गए होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट किस तरह से निकालेंगे, और उनके बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इन्हें क्रमिक युग्म बोलते हैं हिंदी में, ये क्रमिक युग्म होते हैं, इनकी क्या स्थिति है और ए क्रॉस बी कैसे हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब यहाँ पर क्या कहता है, रिलेशन। तो रिलेशन आप समझते हैं, रिलेशन बताने के लिए आपको 2 पर्सन की या 2 नंबर की या 2 एलिमेंट्स की आपको जरूरत होती है। यहाँ पर ए का बी के साथ रिलेशन ऐसे बताते हैं कि भाई हमारा किसी के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको बताने के लिए हमें फिर भी 2 पर्सन की या 2 आप कह सकते हो 2 ऑब्जेक्ट की ही हमें जरूरत होती है रिलेशन बताने के लिए। तो रिलेशन बताने के लिए 2 पर्सन की हमें जरूरत है। हमारे पास मान लो 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। 1 2 3 4 5 इसमें नंबर है, और यहां पर हमने लिख लिया 1 2 4 5 9 10। एक सेट है, बी एक सेट है, ए का बी के साथ एक रिलेशन बताना होता है हमें। मान लो ए के किसी भी एलिमेंट का बी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो बताना होता है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन। रिलेशन को इजीली हम किससे डिनोटेड करते हैं, आर से। जनरली जो रिलेशन को डिनोटेड करते हैं बाई आर करते हैं। डिनोटेड बाई आर, कैपिटल आर से। वैसे आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, डब्ल्यू से, लेकिन आर फॉर रिलेशन के लिए जनरली डिनोटेड बाई आर। जो रिलेशन है उसको हम आर से डिनोटेड करते हैं, ठीक है ना। तो हम
आर से डिनोटेड करते हैं। और रिलेशन क्या करते हैं हम हमेशा, रिलेशन किसी भी दो सेट्स के बीच में हम निकाल सकते हैं, यानी दो नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, तभी तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं, या दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए तभी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। इसलिए रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो सेट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिफाइन टू सेट्स। तो आप ये समझ सकते होगे कि सेट्स को, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो सेट्स के चाहिए। रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स, यानी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो सेट चाहिए। अब किस तरह से लिखते हैं हम रिलेशन को, डिनोटेड करते हैं कि आर, इस तरह से डिनोटेड करते हैं रिलेशन को कि आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी, आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी। आर जो रिलेटेड है, आर जो रिलेशन है वो ए का बी से रिलेशन है। आर जो रिलेशन है वो क्या है, ए का बी से रिलेशन है, यानी आर इज सच दैट डिफाइन ए टू बी, आर इज सच दैट डिफाइन ए टू बी। ए का बी के साथ एक रिलेशन बना हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। अब आपने पढ़ाई है कि देखिए, पहले हम एक रिलेशन लिख लेते हैं। चलो, एक रिलेशन दिया इन्होंने हमें, आर इजिकल टू ए कोमा बी, ए कोमा बी, इस तरह का कोई रिलेशन लिखा हुआ है सच दैट ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए को और बी बिलोंग्स करता है कैपिटल बी को, एंड ए स्क्वायर इजिकल टू है बी। ए स्क्वायर इजिकल टू क्या है, बी है। ए स्क्वायर इजिकल टू क्या है, बी है। ये इन्होंने हमें एक रिलेशन दिया है। अभी आप समझेंगे क्या होगा रिलेशन। ये इन्होंने हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, आर इजिकल टू ए कोमा बी सच दैट, ये 2 पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सच दैट ए बिलोंग्स ए, बी बिलोंग्स बी, ए स्क्वायर इजिकल टू बी। यानी इस तरह का, ये हमारा इस तरह का एक रिलेशन है, आर इज सच दैट ए कोमा बी, ए बिलोंग्स बी, बी बिलोंग्स बी और ए स्क्वायर इजिकल टू बी है। तो अब ये जो हमने लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है, ये हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस में लिखा है, सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखा हुआ है आपका। अब इस बिल्डर्स फॉर्म को आप किस तरह से लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहां पे हमें ए और बी जो है वो कोमा ए से, यानी जो ए एलिमेंट है वो किससे आया हुआ है आपका, ए से, है ना, क्योंकि ए बिलोंग्स करता है ए को, तो ए सेट ये है। और बी जो आया हुआ है आपका, बी बिलोंग्स बी करता है, बी आपका सेट से आता है, ठीक है। और दोनों के बीच में एक रिलेशन है आर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो इस जो ये इन्होंने हमें एक दिया है कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी होना चाहिए, इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा, इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो रिलेशन आर में होगा। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो रिलेशन आर में होगा। यानी ए हमारा ए से आना चाहिए, बी हमारा बी से आना चाहिए और फिर इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो हमारे वो सारे कॉम्बिनेशन किस में आ जाएंगे, आर में। वे सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे किस में आ जाएंगे, आर में। कॉम्बिनेशन यानी ऑर्डर्ड पेयर किस में आ जाएंगे, आर में। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए आर इजिकल टू, अब आप देखिए 1 का स्क्वायर, ए किससे आएगा, ए आएगा कैपिटल ए से, जो ए होगा वो कैपिटल से आएगा, ए में 1 है। और 1 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो 1 का 1 के साथ एक कॉम्बिनेशन आ गया, 1 का 1 के साथ एक कॉम्बिनेशन आ गया। इस तरह से लिख देते हैं हम, क्योंकि ये क्या है हमारा ए और ये क्या है हमारा बी। इसी तरह से 2 यदि हम एक जगह 2 पुट करते हैं, एक जगह क्या पुट करते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 2 कोमा 4 एक कॉम्बिनेशन बन गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से यदि हम 3 यहां पुट करते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो 3 का कॉम्बिनेशन किससे हो गया 9 से हो गया। तो 3 का कॉम्बिनेशन हो गया आपका 9 से। और यदि 4 पुट करते हैं तो 16 यह है नहीं, तो आगे बाकी हमारे कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो ये हमारा एक बन गया रिलेशन आर। और ये रिलेशन आर क्या हो गया हमारा, ए
बिलोंग से बी बिलोंग्स बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो क्योंकि सेट्स को भी हम क्या करते हैं, हमारे दो मेथड होते हैं लिखने के, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से हम रिलेशन को भी दो फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और एक थर्ड कंडीशन होती है ये हमारी, जिसे हम विजुअल कंडीशन बोलते हैं। विजुअल कंडीशन यानी इसमें डायग्राम में भी लिखकर बता सकते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। इसी तरह से हम बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं। इसमें अगर कुछ भी रिलेशन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कि एक हमने लिखा R इजिकल टू R1 लिख लेते हैं कि R1 इजिकल टू A कोमा B, A कोमा B, R1 इजिकल टू A कोमा B। ये देखो हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको रिलेशन को, क्योंकि फिर हमें आगे भी बताना है तो उसमें ज्यादा एलिमेंट होगी। यहाँ से हम ये माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, हटा देते हैं। तो A कोमा B सच दैट A बिलोंग्स A, B बिलोंग्स B एंड A is less than B, A is less than B, A इक्वल और is less than B। इस तरह से हमने एक रिलेशन लिख दिया, A is less than और इक्वल B। ये हमने एक रिलेशन लिखा, यानी A B से छोटा है और बराबर भी हो सकता है। ये इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन R। तो देखिए इस तरह से लिख देते हैं। अब हम A की वैल्यू हमें लिखनी है और फिर B की वैल्यू लिखनी है, और A छोटा होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है B से। तो 1 के इक्वल भी है, एक रिलेशन ये बन गया कॉम्बिनेशन। 1 2 से छोटा भी है, 1 4 से छोटा भी है, और 1 5 से छोटा भी है भाई, और 1 जो है वो 9 से भी छोटा है। छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से 2 1 से छोटा तो होगा नहीं, लेकिन 2 के इक्वल भी है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। 2 4 से तो छोटा है, 2,4 आ जाएगा, 2,5 हो जाएगा, और 2,9 भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरह से 2 से तो कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, छोटा हो जाता है। 3 का 4 के साथ 3,4, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 3,4 जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वे सारे कॉम्बिनेशन हमारे रिलेशन R1 में आ जाएंगे। वे सारे कॉम्बिनेशन किस में आ जाएंगे, रिलेशन R1 में। इसी तरह से आप देख सकते हैं 3,4 हो गया हमारा, 3,5 भी हो जाएगा हमारा एक, इसमें कॉम्बिनेशन 3,9 भी आ जाएगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से आप देख सकते हैं 4,1, तो 4 1 से छोटा नहीं है तो ये भी रह जाएगा, ये नहीं आएगा इसमें। 4,2 भी नहीं आएगा, 4,4 आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा, और 4,5 हो जाएगा। ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 4,9 आ जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया R1। ये क्या बन गया, एक हमारा रिलेशन R1 बन गया। इस तरह से हम रिलेशन निकाल लेते हैं। अब रिलेशन ये तो हमने एक दिया हुआ था, हमें एक रिलेशन होता है। अब लेकिन अब एक चीज और समझते हैं। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आप समझ चुके हो। तो हम यदि A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, A क्रॉस B, तो आप आसानी से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? A क्रॉस B तो आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। A क्रॉस B में क्या करेंगे, पहले A का B के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, A क्रॉस B लिखोगे ऑर्डर पेयर बना के, तो 1 1 1 2 1 4 1 5 1 9 ये लिखोगे ना। लिख सकते, एक बार लिख देते हैं 1 1 1 2 1 4 1 5, ठीक है, यहीं भी लिख देता हूं मैं, और जी 1 9, ठीक है। अब 2 का 2 1 2 2 2 4 2 5 और 2 9, ये ऑर्डर पेयर इनके जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, है ना। 3 का बनाएंगे, फिर 3 1 3 2, ये हम क्या निकाल रहे हैं, A क्रॉस B, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। ये क्या निकाल रहे हैं हम, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। समझते रहेंगे, देखो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा आपको। जैसे जैसे धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर कराते चलेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आती रहेगी।
अभी आपने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आप समझ गए किस तरह से आप ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, ए बी और बी ए में कितना डिफरेंस होता है, ये नहीं लिख सकते हम इक्वल। फिर आपने ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्तीय गुणन दो समुच्चयों के बीच में समझ लिया। अब उसके बाद रिलेशन आ गए हम। रिलेशन हमने लिखना सीख लिया कि किस तरह से हम रिलेशन को लिख सकते हैं। अब रिलेशन के बारे में हम एक डेफिनेशन निकालेंगे कि कैसे हम एक रिलेशन को बता सकते हैं कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो हम इसके लिए पहले हम ए क्रॉस बी लिखना चाह रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए आप 3 का 4 से 1 से आ गया, 3 का 2 से रिलेशन आ गया, 3 वो रिलेशन नहीं कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, 3 का 4 से हो गया ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 5 ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 9 से ऑर्डर्ड पेयर हुआ। अब 4 का बनाएंगे तो 4 1 4 2 4 4 और जी 4 5 और जी 4 9। ये हमारा एक क्रॉस बी आया। ये क्या है हमारा, एक क्रॉस बी। क्लियर है, ये क्या है हमारा, एक क्रॉस बी। अब आप ये देखो कि जो हमने आर या R1 निकाला है, आर और R1 जो भी बनाया हमने, उसके एलिमेंट देखिए, आर के जितने भी एलिमेंट है सारे एक क्रॉस बी में है। आर के जितने भी एलिमेंट है 1 1 2 4 3 9 ये सारे हैं यहाँ पे 1 1, देखिए 1 1 2 4 यहाँ पे ये रहा 2 4 और 3 9 ये रहा यहाँ पे। इसी तरह से R1 जो बनाया हमने एक रिलेशन, उसके भी सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हो गए, उसके भी सारे एलिमेंट क्या हो गए, ए क्रॉस बी में हो गए। तो अब हमें क्या पता चलता है, इसी तरह से हम और भी यदि रिलेशन निकाल लेंगे तो वे सारे के सारे एलिमेंट कहां से निकल कर आए होंगे, ए क्रॉस बी से निकल कर आए होंगे। वे सारे के सारे एलिमेंट किससे निकल कर आएंगे, ए क्रॉस बी से। तो अब हम क्या समझते हैं बात कि भाई जो भी हमने रिलेशन बनाए, जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, वे सारे ए क्रॉस बी में से निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी जो सारे जितने भी रिलेशन बने वो रिलेशन ए क्रॉस बी से निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब जितने भी रिलेशन है वो सारे ए क्रॉस बी के सबसेट है। सबसेट क्या होता है, यही तो होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में यदि है तो ए सबसेट होता है बी का। इसी तरह से रिलेशन आर के जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वो सारे ही ए क्रॉस बी में से निकल कर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रिलेशन आर जो सबसेट होता है किसका होता है, ए क्रॉस बी का। यही इसकी डेफिनेशन होती है कि जितने भी रिलेशन बनते हैं वो क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। यदि वो ए क्रॉस बी के सबसेट नहीं है तो फिर वो रिलेशन भी नहीं है, फिर हम उसे रिलेशन भी नहीं कह सकते। तो आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या होता है हमारा, यानी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिलेशन होते हैं। वो क्या होते हैं, रिलेशन। हमने एक रिलेशन लिखा है आर 1, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, 3 का 9 से रिलेशन है। तो इन्हें लिखते किस तरह से हम कि 1 रिलेटेड विद 1, यानी 1 का 1 से रिलेशन है। इसी तरह से 2 इज रिलेटेड विद 4, 2 का 4 से रिलेशन है, 2 विद रिलेटेड 4 और 3 इज रिलेटेड विद 9। इस तरह से भी लिख सकते हैं मैंने, या इस तरह से लिखते हैं 1 रिलेटेड आर विद 1 और 2 रिलेटेड है 4 से और 3 रिलेटेड है 9 से। इस तरह से हम इन रिलेशन को लिख सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड विद 1, 2 इज रिलेटेड विद 4 और 3 इज रिलेटेड। ये एलिमेंट इस रिलेशन के थ्रू, किस रिलेशन के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू इससे रिलेटेड है। अब इसमें आपके आती है आगे रिलेशन। समझ में आ गया क्या होता है रिलेशन। जितने भी रिलेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं, यानी संबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संबंध। ठीक है भाई, संबंध। अब यहां पर बात आती है, नए पॉइंट्स चलते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन न्यू पॉइंट्स चलते हैं हमारे। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, एक रिलेशन की डोमेन क्या होती है। अब आपने देखा जो हमने एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट की, ये ए की वैल्यू, जो ये ए की वैल्यू है हमारी सारी, ए की वैल्यू का सेट जो बनेगा, ए की वैल्यू का सेट
जो बना, यानी ए की जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो उनका जो सेट बना वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन ए। वो डोमेन हो जाएगा, वो रिलेशन ए की रिलेशन आर की क्या हो जाएगी, डोमेन। तो रिलेशन आर की डोमेन, रिलेशन आर की डोमेन क्या होगी यहां पर, 1 2 3। तो ये रिलेशन आर की डोमेन हो जाती है। यानी आपने ए में से जिन जिन एलिमेंट को आपने इसमें रख दिया, ए सेट में से जिन जिन एलिमेंट्स को आपने इसमें रिलेशन में रखा और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन सभी का सेट क्या कहलाता है, आपका डोमेन कहलाता है। उन सभी का सेट क्या कहलाता है, तो उन सभी का सेट क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। यानी ए की जो वैल्यू पुट करी वे डोमेन, और जो सोल्व होने के बाद बी की जो वैल्यू आई 149, बी की जो वैल्यू आई 149 वो हो जाएगी हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी आपकी रेंज। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी 149, ये क्या हो जाएगी हमारी सेट की रेंज हो जाएगी। यानी ए से तो हमारी जो हमने ये लिखा है, ये लिखा है ना हमने, तो ए से क्या आएगा हमारा डोमेन आएगा, और बी से क्या आएगा हमारा रेंज आएगा। ए से हमारा क्या आएगा डोमेन, और बी से क्या आएगा रेंज आएगा किसी भी फंक्शन का। अब और भी हमने लिखे थे, तो यहां से हम अभी हमने जो पहले वाला लिखा था उसमें क्या लिखा था, ए आपने क्या देखा था उसमें, ए इज लेस देन इक्वल बी, ये था ना हमने जो भी लिखा था। तो ए के तो सारे ही आ रहे थे, इनका सबसे उससे रिलेशन बन रहा था। तो यहां पर फिर यदि हम इस सेट के लिए यदि रेंज लिखते, इस सेट के लिए डोमेन लिखते, यदि क्या लिखते डोमेन, तो इस सेट के लिए डोमेन तो पूरा ए आ रहा था, है ना। डोमेन क्या गया था 1 2 3 4, ये डोमेन आ गया था इसके लिए। और रेंज यदि हम इसकी लिखते तो ये सारे सेट आ रहे थे, ये पूरा आ रहा था 1 2 4 5 9, क्योंकि किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हमारा रिलेशन बन रहा था। तो इस तरह से इसके लिए क्या आ गया था हमारा, हमने अभी जो लिखा था अभी मिटा दिया हमने, कि भाई डोमेन उसके लिए क्या आ गया 1 2 3 4, और रेंज क्या आ गई थी 1 2 3 4 5 9। तो आप समझ गए होंगे जो रेंज वो होती है, डोमेन होती है, रिलेशन की डोमेन जो होती है, रिलेशन की जो डोमेन होती है वो किससे आती है, सेट ए से। और ए की भी वे वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं, जो इसमें हम पुट कर सकते हैं ए का वैल्यू, और जो ए की पुट करने के बाद जो बी की वैल्यू आई उन सभी का सेट क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। और बी पूरे को, बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं कोडोमेन। बी पूरे सेट को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन बोलते हैं। पूरे बी के सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। मैं एक और आपको अलग से एग्जांपल देना चाहता हूं। एक एग्जांपल के थ्रू, यहां पर इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि डोमेन रेंज किस तरह से हम पता चलते हैं, क्या डोमेन और क्या रेंज और क्या डोमेन होता है किसी सेट्स के लिए, किसी रिलेशन के लिए। तो हमने एक सेट ले लिया समुच्चय 1 2 3 4 5, बी एक ले लिया 2 3 4 5 6 7 9, और यहाँ पर आर संबंधित है ए के द्वारा बी से, यानी ए आर इज सच दैट ए रिलेटेड टू बी, ये एक हमारा रिलेटेड। अब रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर लिख लेते हैं एक्स कोमा वाई, ए कोमा बी लिखो या एक्स कोमा वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके। सच दैट एक्स बिलोंग ए कैपिटल ए और वाई बिलोंग कैपिटल बी, ठीक है। और y इजिकल टू है x प्लस 1, y इजिकल टू क्या है x प्लस 1 है आपका। तो इस तरह का हमें एक रिलेशन लिखना है कि y इजिकल टू x प्लस 1, तो लिख सकते हैं हम, लिखिए y इजिकल टू क्या है हमारा x प्लस 1 है, और x किससे आना है हमें, x किससे आता है हमारा सेट ए से, और y किस में मिलना चाहिए फिर सेट बी में, y किस सेट में मिलना चाहिए बी में। x ए से रखेंगे और जो x की वैल्यू रखने के बाद जो सोल्व होकर आएगा वो b में होना चाहिए, यदि वो b में नहीं है तो फिर वो y की वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है। अब आप रख दीजिए भाई, आपने x की वैल्यू क्या पुट करी पहले 1, तो x की वैल्यू 1 प्लस 1 इजकल टू 2 आ गया, देखो 2 है तो 1 का 2 से रिलेशन हो गया। फिर आपने x की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, तो y इजकल टू 2 प्लस 1 इजकल टू 3, तो 2 का 3 से रिलेशन हो गया। इसी से 3 प्लस 1 करोगे यहाँ पर 4,
4 का रिलेशन हो जाएगा, 4 + 1 5 से रिलेशन, 5 + 1 6 से रिलेशन हो गया। ये हमारे रिलेशन बन गया कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। 1 का 2 से है रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से रिलेशन है, और 4 का 5 से रिलेशन है, और जी 5 का 6 से रिलेशन है। ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमें बताना है रिलेशन आर की डोमेन। रिलेशन आर की डोमेन, तो हमने क्या बताया है, एक्स की जो भी वैल्यू हम पुट कर सकते थे इस रिलेशन इसमें, तो वो हमने क्या है कि 1 2 3 4 5 इनका सेट वो क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन कहलाएगा। पहले वाले एलिमेंट्स, एक तरह से इस तरह भी कह सकते हैं, कोई रिलेशन हमने जब डिफाइन कर रखा है तो उसमें से पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका सेट 1 2 3 4 5 इनका जो सेट बनता है वो होता है हमारा डोमेन। वो क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। पहले वाले एलिमेंट का सेट क्या होता है, डोमेन। यानी जो भी हम एक्स की वैल्यू ए में से पुट कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि ए के वे एलिमेंट का सेट जो हम इसमें रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, उनका सेट क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। और सेकंड वाले एलिमेंट रेंज हो जाएंगे। यानी जब आपने एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू जो निकाल लिया आपने, ये सभी वाई की वैल्यू है सेकंड वाली, एक्स पहले फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर वाई है, तो इन सभी का सेट 2 3 4 5 और 6, इन सभी का सेट क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा। इस रिलेशन की रेंज क्या हो गई, 2 3 4 5 6, यानी जो रिलेशन आर आया उस आर के जो सेकंड वाले एलिमेंट है वे सारे क्या है, इसके रेंज है। वो सारे क्या है, इसके रेंज है। अब बात आती है कोडोमेन की। बात किसकी आती है, कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हमारा बी वाला पूरा सेट होता है, वो कोडोमेन कहलाता है। यानी ये वाला पूरा सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9, क्योंकि आप देख रहे होगे 7 और 9 तो किसी की इमेज नहीं है, 7 और 9 किसी की भी इमेज नहीं है, तो वो रेंज में नहीं है। लेकिन कोडोमेन ये पूरा सेट होता है 2 3 4 5 6 7 9। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन रिलेशन आपको पता ही चल गया होगा। ऑर्डर्ड पेयर हमने आपको समझाया, आपको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी बता दिया, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद अब आप हमें क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और जिसके कोई क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कुछ और बच्चे भी आपके जो आपके साथ वाले हैं, स्टूडेंट वगैरह फ्रेंड्स, वो भी इस वीडियो को देखकर इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।